नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली में शराब घोटाले पर जांच के आरोपों में घिरे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बार मामला जासूसी का है। फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर सिसोदिया बुरी तरह घिर गए हैं। मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार की तरफ से गठित फीडबैक यूनिट की स्थापना और यूनिट के जरिए राजनीतिक जासूसी व अन्य बेजा इस्तेमाल की शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत अन्य के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति मांगी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गत महीने ही इसकी मंजूरी दे दी थी और आगे की स्वीकृति के लिए फाइल गृह मंत्रालय भेजी थी। अब गृह मंत्रालय ने भी सीबीआई को मामला दर्ज करने की मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। भाजपा नेता हरीश खुराना ने मांग की कि इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीबीआई दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तुरंत गिरफ्तार करे और इस मामले की तह तक जांच की जाए। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कथित जासूसी मामले में कहा कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम आबकारी नीति में आया है और इस मामले में नाम आने के बाद उनकी जांच अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि स्थिति साफ हो सके। दिल्ली सरकार ने फरवरी 2016 में फीडबैक यूनिट का गठन किया था। तब इसमें 20 अधिकारियों के साथ काम करना शुरू किया था। आरोप है कि फीडबैक यूनिट में फरवरी से सितंबर तक 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की गई। फीडबैक यूनिट में सिर्फ भाजपा नेताओं की ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं पर भी नजर रखी गई। आरोप है कि फीडबैक यूनिट में सरकार की योजनाओं आदि से जुड़े कार्यों के अलावा राजनीतिक खुफिया जानकारी भी इकट्ठा की गई। सीबीआई को शुरुआती जांच में सबूत मिले हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए 12 जनवरी 2023 को एलजी को रिपोर्ट भेजी गई थी। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबेरॉय को दिल्ली का नया मेयर चुन लिया गया है। इस चुनाव में शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। 2 घंटे से ज्यादा चली वोटिंग में किसी तरह का कोई विरोध या नारेबाजी भी नहीं हुई। मेयर बनने के बाद डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने कहा कि मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस सदन को संवैधानिक तरीके से चलाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सदन की गरिमा बनाए रखेंगे और इसके सुचारू संचालन में मददगार साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 9 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। 41,500 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं 13 राज्यों से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकार के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर योजना के तहत 50,000 अमृत सरोवर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ब्लॉक स्तर पर निगरानी पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और गुयाना सरकार के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। हवाई सेना समझौते से दोनों पक्षों के बीच राजनयिक आदान प्रदान के बाद यह लागू होगा, जो इस बात की पुष्टि करेगा कि प्रत्येक पक्ष के इस समझौते के लागू होने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बढ़ता विमानन बाजार और भारत में विमानन क्षेत्र के उदारीकरण जैसे घटनाक्रमों के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए अनेक देशों के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और गुयाना गणराज्य के बीच नया हवाई सेवा समझौता दोनों पक्षों के विमान सेवाओं को वाणिज्यिक अवसर प्रदान करते हुए उन्नत और निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन शिकागो कन्वेंशन 1944 से संबंधित अनुच्छेद 3 BIS और अनुच्छेद 50A और अनुच्छेद 56 में संशोधन से संबंधित 3 प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति दी है। विधि आयोग सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल इस महीने की 20 तारीख को समाप्त हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-2023 के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग मानदंडों को भी मंजूरी दी। नियमों के अनुसार खाद्यान्न का 100% और चीनी का 20% अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा।
पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा में मतदान के बाद नागालैंड और मेघालय में चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। दोनों राज्यों में विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मेघालय के शिलांग के मल्की ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी और टीएमसी पर राहुल गांधी ने करारे हमले किए। राहुल ने कहा कि मेघालय में टीएमसी का विचार यह सुनिश्चित करना है कि भाजपा कैसे सत्ता में आए। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी मेघालय में थी। उन्होंने अपनी रैलियों में बीजेपी पर करारा हमला बोला और साथ ही वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर राज्य की प्रगति और विकास के लिए काम किया जाएगा। बीजेपी भी दोनों राज्यों में जोर आजमाइश में लगी है। बीजेपी का दावा है कि नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी एनडीपीपी के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी ने यहां शांति के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि बीजेपी नागा पीस के लिए काम कर रही है। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। भाजपा जहां दोनों राज्यों में विकास और पारदर्शी सरकार के दावे पर लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य पार्टियां मेघालय और नागालैंड में सत्ता पर कब्जा जमाने का दावा करती नजर आ रही है। भारत अब कड़े कदम उठाने में नहीं हिचकिचाता और दुनिया भर में देश की छवि बदल रही है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक किताब के विमोचन के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी की अगुवाई के लिए गए फैसलों का खास जिक्र किया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति की मजबूरी के चलते भारत इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत नहीं कर सका। जेपी नड्डा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि बदलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान पर बहुत कम लिखा गया है। बहुपक्षीय मंचों पर भारत की बढ़ती अहमियत और G20 देशों की अध्यक्षता का जिक्र करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि पीएम की अगुवाई में सफल कूटनीति का नतीजा है कि आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और दुनिया भारत पाकिस्तान को एक ही ब्रैकेट में नहीं रखती है। किताब के विमोचन के मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह समझने की जरूरत है कि मोदी जी के सत्ता में आने से पहले देश की छवि कैसी थी। उन्होंने कहा कि पुराने सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर नई साझेदारियों की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई किताब मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स एम्बेसडर सुजान चिनॉय, उत्तम कुमार सिन्हा और बीजेपी के विदेश विभाग के प्रमुख विजय चौथाईवाला ने संपादित की है। इसकी प्रस्तावना विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखी है। किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों से वैश्विक स्तर पर भारत की बदलती छवि और दुनिया में भारत के प्रति बदलते हुए दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से बताया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्सव 2023 यानी अनवेलिंग THSSTI's साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड विजन के दौरान अध्यक्षीय संदेश में कहा कि नीति निर्माताओं के टीके और वैज्ञानिक उपकरण बनाने के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि उद्योग जगत शुरुआत में इसे कैसे लेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि समान विकास दर हमारी अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने जलवायु के लचीलेपन की नीति के लिए भारत के प्रयास और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं के बारे में बताया। भारत में इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने कहा है कि भारत तेजी से वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। बुधवार को दिल्ली में भारत इजराइल के राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने के मौके पर इजराइल के राजदूत ने भारत को G20 की अध्यक्षता पर बधाई देते हुए कहा कि भारत तेजी से क्षेत्रीय महाशक्ति से वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं की स्कूल बोर्ड की परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। कुछ मुस्लिम छात्राओं की ओर से वकील ने सुप्रीम कोर्ट से जल्दी सुनवाई का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी की सुनवाई करते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही 3 जजों की बेंच का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अदालत ने शिंदे गुट और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते का समय मांगा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के उद्घाटन भाषण के साथ बेंगलुरु में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ और RBI के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल डी पात्रा कर रहे हैं।
ये बैठक भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की प्रस्तावना है। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वित्त ट्रैक G20 प्रक्रिया के मूल में है और वैश्विक आर्थिक संवाद और नीति समन्वय के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद आर्थिक सामाजिक चुनौतियों के मद्देनजर अहम है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने, कल के शहरों का वित्त पोषण करने, वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने पर G20 ने काम करना शुरू किया है। समापन भाषण में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बहुपक्षवाद की भावना की आकांक्षा रखने वाले की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी कहा कि देशों को अपनी घरेलू आकांक्षाओं को संतुलित करने की आवश्यकता है। प्रतिनिधियों की यह बैठक विज्ञप्ति को अंतिम रूप देने के लिए समर्पित है, जिसे G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा 24-25 फरवरी को उनकी बैठक में अनुमोदित की जाएगी। विज्ञप्ति में वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर G20 का सामूहिक दृष्टिकोण भी नजर आएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में 22 से 25 फरवरी तक खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में संस्कृत से जुड़े 4 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं हो रही हैं। इन 4 विषयों में सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली, एक सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का प्रचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना शामिल है। पहले दिन सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार। G20 कार्य समूह, G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक के पहले दिन बुधवार को रन फॉर कल्चर का आयोजन किया गया। दौड़ में स्थानीय बच्चों ने बड़ी हिस्सेदारी की। बैठक के दौरान G20 देशों, आमंत्रित देशों और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के करीब 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़े आकार का बजट बताया जा रहा है। अपने बजट भाषण में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि दर 19% अनुमानित है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने कहा कि 2017 से पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, जो घटकर लगभग 4.2% हो गई है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 4,88,000 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
सुरेश खन्ना ने कहा कि अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब और पत्रिका खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए और युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉर्पस फंड के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मार्च 2017 से अद्यतन 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 3,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क लगाए बिना बजट बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल सस्ता है, जिससे आवश्यक उपभोग की अन्य वस्तुएं भी वाजिब दामों पर मिल रही हैं। असम के 31वें राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने असम के 31वें राज्यपाल के रूप में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट में कहा कि 1 साल में नक्सलवाद के खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई शुरू हुई है, प्रदेश की पुलिस को जो सफलताएं मिली हैं, उस पर हमें गर्व है। अवैध हाथी के दांत रखने के मामले में अभिनेता मोहनलाल की मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका को केरल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कोतवाली हाथरस गेट में मैक्स और ट्रैक्टर के भिड़ंत में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 10 अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए। मुंबई के शाहूनगर की झुग्गियों में आज तड़के आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गुजरात के आणंद के राजस्थान के कांकरोली के बारात जा रही एक बस में गुजरात के अलीना हाईवे के पास आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर मौके पर आग पर काबू पाया। गुजरात के नूलावाड़ा में कोठा गांव के पास 2 वाहनों के बीच हुई भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई, 22 लोग घायल हो गए। निक्की यादव हत्या मामले में दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने बुधवार को साहिल गहलोत को 7 दिन की पुलिस हिरासत के बाद 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लद्दाख की पेंगोंग झील पर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर धावक जमी हुई झील पर दौड़े। लद्दाख की यह झील समुद्री सतह से 13,862 फीट ऊपर है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय एग्रीटेक स्टार्टअप ने पिछले 4 वर्षों में लगभग 6,600 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 927 अंकों की गिरावट के साथ 59,744 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 272 अंकों की गिरावट के साथ 17,554 पर बंद हुआ। आईटी कंपनी विप्रो के फ्रेशर्स की सैलरी में 50% तक की कटौती की गई है। विप्रो ने हाल ही में जिन उम्मीदवारों को 6.5 लाख रुपए का सालाना सैलरी का पैकेज देने की पेशकश थी, उसमें यह कटौती हुई है। गूगल ने RCS संचार प्रोटोकॉल का प्रचार करने और इसे मुख्यधारा बनाने के लिए पिछले साल गेट द मैसेज अभियान का शुरुआत किया था। गूगल के इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए अब अपने मैसेज को ऐप चैट में RCM यानी रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज को भी जोड़ा गया है। ब्राजील में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई शहरों में 46 लोगों की मौत हो गई। राहत एवं बचाव का काम तेजी से जारी है। बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर ब्राजील के साओ सेबेस्टियाओ शहर में देखने को मिला है। मौत का आंकड़ा 46 से पार है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि तुर्की और सीरिया को अधिक मानवीय सहायता और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की आवश्यकता है। सूडान की मुद्रा राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के कारण और गिर गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों को परमाणु चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि वो ऐतिहासिक न्यू स्टार्ट संधि को निलंबित कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूसी आक्रमण के 1 साल बाद यूक्रेन मजबूती के साथ खड़ा है। रूस यूक्रेन को नहीं हरा पाएगा। रूस द्वारा कीव के लिए पश्चिम के समर्थन पर एक ऐतिहासिक परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को निलंबित करने के घंटों बाद बाइडेन पोलैंड के वार्सा में
रॉयल कैसल में बोल रहे थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जानकारी दी कि उनकी सेना लगातार रूसी हमलों के दबाव के बावजूद पूर्वी यूक्रेन में अग्रिम पंक्ति पर अपनी स्थिति बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की एक रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले साल फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन में अब तक 8,000 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु में नए बहुउपयोगी इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। अगले 2 महीने में इस सेंटर में 630 बिस्तर की क्षमता वाला हॉस्टल भी जोड़ा जाएगा। खेल मंत्री ने मिशन ओलंपिक सेल और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को हर संभव मदद देने की बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीट्स जैसे आकाशदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी की तारीफ भी की। भारत की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने टेनिस को अलविदा कह दिया है। दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप सानिया के करियर का आखिरी टूर्नामेंट रहा। विवादित ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती ने प्रो शतरंज लीग के मैच में नॉर्वे के मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर उलटफेर कर दिया है। यह कार्लसन पर उनकी पहली जीत है। मिस्र के काहिरा में चल रहे ISSF शूटिंग विश्व कप में भारत की तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। ICC महिला T20 विश्व कप का सेमीफाइनल लाइनअप तय हो गया है। पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से गुरुवार को होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। और बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। जेम्स एंडरसन ताजा जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। एंडरसन अपने करियर में 6ठी बार पहले स्थान पर पहुंचे हैं। एंडरसन ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। जेम्स एंडरसन ऑस्ट्रेलिया के क्लेरी ग्रिमेट के बाद टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। वहीं वे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले 5वें सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 7 पायदान चढ़कर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जडेजा ने दिल्ली टेस्ट में 10 विकेट लिए थे। सितंबर 2019 के बाद यह पहला मौका है जब वे टॉप 10 में शामिल हुए हैं। रविंद्र जडेजा के स्पिन पार्टनर रविचंद्रन अश्विन ताजा जारी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अक्षर पटेल भी शीर्ष 5 में शामिल हो गए हैं। पुणे में सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत इस चैंपियनशिप में आकर्षण का केंद्र होंगे। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 मुकाबले से पहले लेग में लिवरपूल को रियल मैड्रिड के हाथों 2-5 से हार का सामना करना पड़ा है। लिवरपूल ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले 15 मिनट में बड़ी बढ़त हासिल की। चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 में ही एक अन्य मैच में नेपोली ने आइट्रेक्ट फ्रैंकफर्ट को हराया। रियल मैड्रिड ने दिग्गज अमानसियो अमारो का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1976 में संन्यास लेने से पहले 9 ला लीगा खिताब, यूरोपीय कप और 3 कोपा डेल रे जीतने वाले टीम का वे हिस्सा थे। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने फिगर स्केटर कामिला वालिवा के केस को लेकर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील दाखिल की है। रूस द्वारा की गई जांच में पाया गया है कि कमिला ने डोपिंग से जुड़े किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। बॉलीवुड के एक्शन टाइगर श्रॉफ जल्द ही अपनी फिल्म गणपत के जरिए पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। द कश्मीर फाइल्स को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है। वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर को उनकी फिल्म
ब्रह्मास्त्र के लिए मिला है। बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार कमल हसन के साथ फिल्म इंडियन 2 में नजर आएंगे। दक्षिण भारतीय फिल्मों के लोकप्रिय एक्टर विजय की फिल्म वारिसु OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर 8 मार्च को हिंदी में रिलीज होगी। संजय लीला भंसाली इन दिनों अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हेरा फेरी का सीक्वल पिछले कई महीनों से सुर्खियों में बना हुआ है। अब हाल में ये अपने नाम के कारण सुर्खियों में बना है। अब इस फिल्म को हेरा फेरी 3 के बजाय हेरा फेरी 4 के नाम से रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की आने वाली फिल्म भोला का पहला गाना नजर लग जाएगी रिलीज हो गया है। बालकृष्ण स्टारर तेलुगु फिल्म वीर सिम्हा रेड्डी कल डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। फिल्म तेलुगु के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में भी स्ट्रीम की जा रही है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।